गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। आज भी मैं आपको उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो भी आपको डाउट या क्वेरीज अगर रहें इस टॉपिक के बाद में, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, उस एसिडिक स्ट्रेंथ में किस तरह से चेंज होता है, या वो एसिडिक स्ट्रेंथ कब कम होगी कब ज़्यादा होगी, वो पूरा हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा टॉपिक है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, उस एसिडिक स्ट्रेंथ को हम ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। हम यहाँ पर 4 टाइप के क्या ले रहे हैं, 4 टाइप के हम पहले कंपाउंड्स ले लेते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं जो एक कंपाउंड ले रही हूँ वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ले लेती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ। मैं इथेनॉइक एसिड को यहाँ पर ले लेती हूँ। सबसे पहले तो सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आप अच्छे से जानते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH, COOH होता है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH होता है। मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? COOH होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्बन और लिया है और इसके आसपास हम क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन, विच मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे इथेनॉइक एसिड। ये मेरा क्या है? ये है मेरा इथेनॉइक एसिड, इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब ये इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड जो मैं ले रही हूँ है ना, वो मैं क्लोरो एसिटिक एसिड को ले लेती हूँ। सेम यही रहेगा, लेकिन इसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्या आ जाएगा? एक क्लोरो एसिटिक एसिड को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। क्लोरो एसिटिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, COOH, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर ये कार्बन भी मेरा एज इट इज है। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी मेरा एज इट इज है। ये वाले हाइड्रोजन की जगह पे मैं एक क्लोरीन ले लेती हूँ। ठीक है, इसको हम फिर क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड। इसको हम कहेंगे क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड, इसको हम कहेंगे। तीसरा वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड को हम ले लेते हैं। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो COOH तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर डाइक्लोरो मतलब एक क्लोरीन था, अब मैं एक क्लोरीन को और लिख लूंगी, तो यहाँ 1 क्लोरीन, यहाँ पर 1 क्लोरीन और ऊपर एक हाइड्रोजन, विच मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम कह देंगे डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। और एक और कंपाउंड में ले लेती हूँ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा? अगर हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की बात करें तो अगेन यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो एज इट इज, एक और कार्बन एज इट इज। यहाँ पे तीनों जगह पे हम क्या ले लेंगे? तीनों जगह पे क्लोरीन ले लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया ट्राई क्लोरो
एसिटिक एसिड। सो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 3-4 हमने, एक तो सिंपल हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक तो हमने उसको लिया है, ये हमारा इथेनॉइक एसिड, या इसका एक नाम हम और बोलते हैं, कॉमन नाम जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए, COOH। इथेनॉइक एसिड इसको मैं नाम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 कार्बन्स हैं, है ना, 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन के केस में इसको हम बुलाते हैं, 2 कार्बन के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन के केस में इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं इथेन बुलाते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लेते हैं ओइक एसिड। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया है, यहाँ पर नाम मेरा हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। तो ये इथेनॉइक एसिड है, इसको हम कहेंगे क्या, एसिटिक एसिड इसको हम कहेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में मैंने क्लोरीन लिया है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया क्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, क्लोरो एसिटिक एसिड। थर्ड वाले में डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और फोर्थ वाले में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि तीनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, लेकिन तीनों के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से होगी। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्लोरो एसिटिक एसिड या डाइक्लोरो एसिटिक एसिड या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, उन एसिडिक स्ट्रेंथ को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपैरिजन का मतलब ये होगा कि किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये आपको वहां पर क्या करना रहेगी, बताना रहेगी। तो ये आप कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर मैं एक टॉपिक आपका जो प्रीवियसली करवा चुकी हूँ उसको अगेन डिस्कस करवा रही हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी वो किसके बेसिस पे हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी कार्बन की चेन रहती है, अगर उस कार्बन की चेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो होगी वो अगर ज्यादा होती है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होने की वजह से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उस एटम की तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर लेते हैं कि ये मान लीजिए आपकी कार्बन की चेन है, अब इसके अंदर ये एक क्लोरीन अटैच्ड है। सो यू नो दैट वेरी वेल कि जितने भी हमारे हैलोजेंस होते हैं उन हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है, उन हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। इस क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर एज कंपेयर टू कार्बन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या ये हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। दो नाम आप लोगों ने 11th और 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे से समझ रखे होंगे, विड्रॉइंग और डोनेटिंग, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कब विड्रॉइंग कब डोनेटिंग, है ना। तो यहाँ पर हम जब इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पढ़ाया था वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। उसमें हमारे 2 टाइप के मैंने इफेक्ट पढ़ाए हैं, -I इफेक्ट एंड +I इफेक्ट, जो किसके ऊपर है, विड्रॉइंग और डोनेटिंग के ऊपर है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पर जो रहता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है। विड्रॉइंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो क्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है तो हमेशा इफेक्ट कौन सा होगा, -I इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि -I इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ क्या होंगे, विड्रॉ होंगे,
ठीक है, अब हम यहाँ पर इस इंडक्टिव इफेक्ट को एसिडिक स्ट्रेंथ से कैसे रिलेट करते हैं ये हम देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ से हम कैसे रिलेट करते हैं, आप फर्स्ट वाला जो देख सकते हैं, फर्स्ट वाला जो ग्रुप दिया हुआ है ये कौन सा ग्रुप है, ये है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड के अंदर आपको कोई भी क्लोरीन एटम नहीं दिखाई दे रहा है क्या कोई भी क्लोरीन एटम, सिंगल क्लोरीन एटम भी नहीं है, कोई भी क्लोरीन एटम नहीं है। अब एसिटिक एसिड के अंदर क्या है, कोई भी क्लोरीन एटम आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर क्या इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड वाला हम केस देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन का एटम है ना, एक क्लोरीन का क्या है, एक क्लोरीन का एटम है। अब इस क्लोरीन के एटम की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये, ठीक है ये करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, मतलब ये यहाँ पे शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जब ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, इस क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्लोरीन क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को रिलीज करने की, हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हम, H+ आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। एसिड क्या होते हैं, एसिड का मतलब होता है जो इजीली H+ आयन को डोनेट कर दें, जो जितना इजीली H+ आयन को डोनेट करेंगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब भी हमको ये पता करना रहता है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, हमको बस ये पता लगाना है कि उस कंपाउंड के अंदर क्या वो इजीली तरीके से H+ आयन को डोनेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो इजीली H+ आयन को डोनेट कर पा रहा है, H+ आयन्स को रिलीज कर पा रहा है, सो डेफिनेटली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर उसको H+ आयन को रिलीज करने में कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, या वो नहीं कर पा रहा है, सो उस केस में फिर जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, पहला कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो ग्रुप अटैच्ड है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई है, प्लस आई है। दूसरी चीज हमें ये डिस्कस करना है कि क्या उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इजीली तरीके से H+ आयन रिलीज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, और जब ये दो चीजें डिस्कस होती हैं तो इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन इजीली H+ आयन को रिलीज कर रहा है। सो हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन, अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होंगे। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेंगे OH बॉन्ड के, वो ऑक्सीजन की तरफ, OH बॉन्ड के ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की तरफ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा तो इसमें हाइड्रोजन को रिलीज करना, H+ आयन को रिलीज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। बिकॉज एसिटिक एसिड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा।
तो इन दोनों की अगर कंपैरिजन की बात करें, यानी कि नॉर्मल एसिटिक एसिड एंड द सेकंड वन इज क्लोरो एसिटिक एसिड, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम करेंगे वो अगर हम देखें तो इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। मतलब क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉइक एसिड। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है बिकॉज इसके अंदर एक क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डाइक्लोरोएसिटिक एसिड की। डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में आ गए दो क्लोरीन एटम। सो अभी तो जो एसिटिक एसिड के ऊपर अटैक कर रहा था वो एक क्लोरीन था, एक पावरफुल इंसान आके जुड़ा था जो आकर क्या कर रहा था, जो आकर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम आ गए हैं, डबल पावर्स हो गई है। सो डबल पावर्स, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, डबल पावर हो जाएगी, डबल इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन की तरफ क्या होंगे, विड्रॉ होंगे। सो यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। दोनों जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन दोनों की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ही था, अगर अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे एक ही क्लोरीन था जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, जो इस पूरे में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा था। अब यहाँ पे डबल आ गए, डबल पावर्स। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट जब ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा तो यहाँ पर से H+ आयन को रिलीज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर अगर बात करेंगे H+ आयन को रिलीज करने की, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहे हैं वो कम पावरफुल तरीके से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो क्लोरीन है जो माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेंगे वो ज़्यादा डिस्प्लेस होंगे। और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो हाइड्रोजन, डेफिनेटली अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो H+ आयन ज़्यादा इजीली रिमूव हो जाएंगे। एसिड मतलब H+ आयन का रिलीज। आपको जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, अपने माइंड को एक जगह पर लेके जाना है कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो भी H+ आयन आपका है ना, वो इजीली निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर भी जो H+ आयन है वो इजीली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरोएसिटिक एसिड। डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर H+ आयन ज़्यादा इजीली तरीके से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो क्लोरोएसिटिक एसिड लेस एसिडिक एज कंपेयर टू डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, है ना। और इन दोनों के कंपैरिजन में अगर करेंगे तब तो बहुत ही, इसकी बहुत ही ज़्यादा और इसकी बहुत ही कम। चलिए अब हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके दो ही क्लोरीन है, लेकिन जब हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 3 क्लोरीन के एटम हैं, है ना। तो यहाँ पर तो डबल प्रेशर था, यहाँ पे डबल पावर्स थी, यहाँ पे सिंगल थी, यहाँ पे डबल थी, लेकिन अब यहाँ पे तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, है ना। तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तीनों तरफ से कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा विड्रॉ होंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब इधर क्लोरीन के पास जा रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि इस साइड से तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले नहीं सकता, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो और ज़्यादा क्या होगा,
ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस होगा, और जब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा तो इजीली OH बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, यानी H+ आयन का बाहर होना, H+ आयन का रिलीज होना और ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, H+ आयन को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हमने कंपैरिजन किया, एसिटिक एसिड सबसे कम, क्लोरो एसिटिक एसिड उससे ज़्यादा एसिड होगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ज़्यादा एसिडिक होगा, और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को कौन इंक्रीज कर रहा है, क्लोरीन के एटम्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इसलिए -I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ में हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से याद रखेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, उनकी शिफ्टिंग ज़्यादा होगी और H+ आयन को रिलीज करना आसान हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।